पश्चिम बंगाल में होने वाला हर चुनाव सिर्फ एक राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होता, बल्कि ये पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की दिशा और दशा तय करने वाला संकेतक बन जाता है। इस बार भी चुनावी सरगर्मी के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या राजनीतिक टकराव इसे कमजोर करेगा? बंगाल के चुनाव लोकतंत्र के दो पहलुओं को सामने लाते हैं। एक तरफ सशक्त जनभागीदारी, दूसरी ओर हिंसा और ध्रुवीकरण की चुनौतियां। ये बात तो स्पष्ट है कि बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होती है। बंगाल का चुनाव अक्सर राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेंड भी सेट करता है। यहाँ के नतीजे ये संकेत देते हैं कि देश में किस विचारधारा को समर्थन मिल रहा है और आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बन सकते हैं। बंगाल का चुनाव एक आईने की तरह है जिसमें देश का लोकतंत्र खुद को देखता है। अगर चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और मुद्दा आधारित होते हैं तो ये लोकतंत्र की जीत है। अगर हिंसा, ध्रुवीकरण और अविश्वास हावी रहते हैं तो ये चेतावनी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बहरहाल अब भय से मुक्ति और भरोसे का दावा भाजपा का है, तो वहीं दिल्ली दरबार को ममता की चेतावनी, केंद्रीय एजेंसियों का डर और दुरुपयोग का आरोप भी। लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लोकतंत्र की मजबूती सबसे बड़ी चुनौती है। और बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या? इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव भले ही देश के 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन फोकस सभी का बंगाल पर है। चर्चा देश भर में इस बात की हो रही है कि बंगाल में बदलाव होगा या दीदी जीत का चौका लगाएंगे। हालांकि इन सवालों का फाइनल जवाब तो 4 मई के नतीजे के बाद साफ होगा। लेकिन बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई और अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें कांटे की टक्कर और अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं, जो टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले का संकेत दे रहे हैं। चाणक्य, मैट्रिज, पी मार्क्यू और पोल डायरी के सर्वे में भाजपा को 152 से 192 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं जनमत पोल्स और पीपल्स पल्स, प्रज्ञा के एग्जिट पोल इसके उलट तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें 177 से 205 सीटों के साथ ममता की वापसी का दावा किया गया है। कुल मिलाकर 7 में से 5 एग्जिट पोल भाजपा को सत्ता परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं, तो बाकी चौथी बार ममता सरकार का। उधर हर चुनाव की तरह बंगाल चुनाव में भी भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बहस तेज रही। निष्पक्षता, केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनावी आचार संहिता के पालन को लेकर राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो बंगाल के चुनाव राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, हिंसा की संस्कृति और राजनीतिक शक्ति संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए हैं। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। ये चुनाव व्यापक रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच एक कड़े मुकाबले के रूप में उभरा, जिसमें केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच मतदाताओं ने भयमुक्त होकर वोट डाले। जिस तरह से बीजेपी का फोकस बंगाल पर रहा, अमित शाह वहां डेरा डाले रहे, विश्वास जताया कि ममता की सरकार जा रही है। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा कि 29 अप्रैल के बाद वे उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। आगाह किया कि वे अब खौफ पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि केंद्र में सुरक्षा बल तैनात है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ममता को निशाने पर लेते हुए टीएमसी के महाजंगल राज से आजादी दिलाते हुए भयमुक्त शासन और सत्ता परिवर्तन का दावा किया। अमित शाह ने घोषणा की कि मतदान के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान 60 दिनों तक बंगाल में ही रहेंगे, जिससे मतदान के बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके। इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट
और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की पूरी व्यवस्था की है और चुनाव के बाद भी 7 दिन तक सीएपीएफ बंगाल में ही है। दरअसल अमित शाह का ये बयान अभिषेक बैनर्जी की चुनौती पर था, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद दिल्ली से कौन सा बाप तुम्हें बचाने आता है, देख लेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो लोग अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं वे 4 तारीख के बाद कहीं नहीं मिलेंगे। अभिषेक ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि केंद्रीय बल भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सबको डरा रहे हैं, 4 तारीख के बाद आप दिखेंगे नहीं। বিজেপি অনেক সিটে হারবে, এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। 7 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। बहरहाल अब चुनावी नतीजों की तारीख में कुछ ही घंटे बचे हैं जब तय हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने आखिर भरोसा किस पर जताया है। लेकिन बंगाल के चुनाव लोकतंत्र के लिए एक आईना है, जहां एक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसकी ताकत दिखाती है, वहीं हिंसा और ध्रुवीकरण इसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। अब ये राजनीतिक दलों, केंद्रीय संस्थाओं और सबसे बढ़कर मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वे लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की जंग नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता की भी बड़ी परीक्षा है, भले ही चुनावी नतीजे कुछ भी हों। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।